फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी, भूगोल, जो एसएसटी का पार्ट है। तो एसएसटी को हम इसमें देखेंगे, एसएसटी का पार्ट फर्स्ट। तो पहले पार्ट में है भूगोल। भूगोल को हर एक उस पॉइंट को देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस है और जो सेटेट में क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो ये सेशन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है और इसके हर पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसी पर आधारित है। एनसीईआरटी से ही बेस बनाया गया है इसका। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें टॉपिक खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा यानी पोल स्टार भी कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह क्या है, तो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। ये क्या है, आकाश गंगा। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं सौरमंडल। सूर्य आठ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रकाश की गति कितनी है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है, तो 500 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड या 20 सेकंड। आगे देखते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ यानी सूर्य का चक्कर, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते किस प्रकार है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा ऑर्बिट्स कहलाते हैं।
बुध सूर्य के सबसे निकट नज़दीक का ग्रह है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड सीरस UV 313 तथा प्लूटो बोनो ग्रह कहे जाते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं और इन दोनों के परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। बुध के बारे में देखते हैं। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल कितना है तो 28 दिन है। 88 दिन है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो प्रश्न पूछा जाता है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है तो बुध का। आगे शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम की सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। क्योंकि वीनस प्लेनेट का द्रव्यमान बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शुक्र का द्रव्यमान है वह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो दो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ यानी जियॉड कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और नीला इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे 2/3 सतह जो पानी से ढकी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में पूरा करती है। आगे उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। और अपसौर क्या होता है तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, नज़दीक यानी पास जनवरी होता है तो 3 जनवरी को उपसौर। दूर जो है दूर और जुलाई जो है दूर होता है, तो इसलिए दूर कब होते हैं तो 4 जुलाई को। आगे देखते हैं मंगल। सौरमंडल में यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह अयस्क पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है तो मंगल। आगे देखते हैं
वनस्पति। वनस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। पृथ्वी ग्रह के 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 67 उपग्रह हैं। आगे है शनि। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन शनि का ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आगे है अरुण, यूरेनस। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। आगे वरुण, नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 14। आगे देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं, जिसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आगे है मून, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करती है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ईस्वी में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश से को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी यानी मून लाइट कहते हैं। आगे है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉयड्स। तारों यानी स्टार्स, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आगे उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता तारा कहते हैं। आगे है पुच्छल तारे। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल, गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आगे कुइपर मेखला। क्या? कुइपर मेखला। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में
स्थित है। कुइपर मेखला में ही क्या स्थित है? प्लूटो। आगे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य, पृथ्वी और बीच में चंद्रमा आ जाए, तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। आगे चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है और इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। आगे देखते हैं ग्लोब। क्या? ग्लोब, काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये वाली जो रेखा होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो विषुवत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और बीच वाली जो रेखा है उसे विषुवत रेखा या जीरो रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ये वाली। और 23.5 अंश नीचे की रेखा को मकर रेखा और 23.5 अंश ऊपर रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। अक्षांश कितने होते हैं? तो 180 नीचे 180 ऊपर, यानी कितना हो जाएगा? 360। नहीं सॉरी दोस्तों, विषुवत रेखा 360 होती है, जबकि अगर ये रेखा कहेंगे अक्षांश रेखा तो ये 90 नीचे 90 ऊपर 180 होती हैं। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता जो केंद्र होता है उसको रेखा नहीं माना जाता, क्योंकि रेखा की परिभाषा ही है जिसमें लंबाई हो। तो भूमध्य रेखा का जो सेंटर उसमें लंबाई तो है नहीं, इसलिए लंबाई को ना मान करके 179 माने जाती हैं। अगर केंद्र को मानकर करेंगे तो 181, क्योंकि विषुवत रेखा भी एक रेखा हो जाती है। आगे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण, विषुवत वृत्त उत्तर में 66.5 अंश और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 अंश नीचे। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या? पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में दोपहर में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सूर्य कहाँ से कहाँ जाता है? तो मकर रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा। इसलिए इस बार ये जो एरिया है विषुवत रेखा के आसपास का एरिया, यहाँ जो है पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है खट्टे फल ज़्यादा कहाँ होते हैं? तो विषुवत रेखा के पास। आगे देखते हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस रेखा पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा। और कहाँ पे ऊपर होता है? तो विषुवत रेखा। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले तापमान मध्यम
रहते हैं। कैसे होते हैं? तो मध्यम, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते, इसलिए यह शीत कटिबंध होती है। आगे द्वीप, टोंगा द्वीप। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप के पास एक अक्षांश 20 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी पर स्थित है टोंगा द्वीप। आगे देखते हैं यामोत्तर या ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली और दक्षिणी उत्तर दक्षिणी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर प्रधान रेखा, जो ये वाली जा रही रेखा, माना गया है। इसे ही जीरो रेखा, जीरो देशांतर या जीरो रेखा कहा जाता है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। आगे देखते हैं देशांतर और समय। समय मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर यानी 360 अंश घूम जाती है, अर्थात एक घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। जब इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से पूर्व में 15 अंश पूर्व में यानी 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा और दोपहर का वहाँ कितना बजेगा? तो 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम की समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच का पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर मध्यरात्रि होगी। आगे किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं और इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। भारत के ग्रीनविच के 82.5 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लंदन में 2 बजेंगे तो यहाँ कितना बजेगा? 7:30 शाम के। आगे देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 62.5 अंश का कोण बनाती हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग इसे 365 दिन मानते हैं तथा 6 घंटे को इसमें जोड़ा नहीं जाता है,
6 घंटे यही 24 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, अर्थात एक तो ये दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष 29 जो एक दिन बढ़ जाता है, जो महीना जो है 29 दिन का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। आगे ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। 21 जून को सबसे अधिक ऊष्मा कहाँ प्राप्त होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और 6 महीने तक रात। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार यानी क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि भारत में जो है शीत ऋतु में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं और इसे ही विषुव कहा जाता है। तो 2 डेट याद रखना जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर। आगे देखते हैं मानचित्र। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा एक है राजनीतिक मानचित्र। इसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीति मानचित्र कहा जाता है। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा मानचित्र तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र। आगे देखते हैं डायरेक्शन यानी दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इसे उत्तर रेखा कहा जो है यह तीर निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। आगे देखते हैं प्रतीक। इसका भी बहुत अहम भूमिका होती है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। आगे है ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा
मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। आगे देखते हैं महाद्वीप। क्या? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महाद्वीप हैं? तो और एक है अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप हैं। अब देखते हैं एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है यूरेशिया है क्या? तो एशिया और यूरोप के भूभाग जो है, जो कॉमन भूभाग, उसे यूरेशिया कहा जाता है। आगे है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5 भाग एशिया के पास है और यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग है। एशिया महाद्वीप में चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे छोटा मालदीव। सबसे लंबी नदी यांगटीसिकियांग। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अगला देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क, मकर और विषुवत। तो अफ्रीका महाद्वीप। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। आगे है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है और अफ्रीका में केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरा और सोना का उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश अफ्रीका की कौन सा है? अल्जीरिया। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो किलिमंजारो जो 5895 मीटर ऊंचा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया। और विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पर है? तो जो किम्बरले है वह इसी महाद्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पर पैदा होता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सेंट पियरे। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी, मिसौरी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट मैकिनले 6194 मीटर।
सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यह लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फाकलैंड द्वीप है। अगर विश्व का सबसे छोटा देश कहे कौन सा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जो सबसे छोटा देश है तो वेटिकन सिटी है। और सबसे लंबी नदी नील नदी है। लेकिन अगर दक्षिण अमेरिका की कहेगा तो अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ओकांगा गुआ या आकोंगा या एकांगा गुआ। आगे है अंटार्कटिका। यह संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। बहुत देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। आगे पॉइंट देखते हैं यूरोप। और यहाँ से ही पॉइंट जो है एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं, तो बेहिचक इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इससे नोट से भी बना सकते हैं। और आपको जो क्वेश्चन दिखेगा वो यहीं से ही दिख जाएगा एग्जाम में। अब आगे देखते हैं यूरोप। यूरोप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसे यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आगे है महासागर ओशियंस। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखते हैं विश्व के प्रमुख महासागर। सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मैरियाना ट्रेंच है इसी महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका में इसके चारों ओर जो है स्थित हैं। साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी की यस आकर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कौन सा ऐसा महासागर है जो यस के आकार का है, तो ये। और इसके पश्चिमी किनारे पर एवं उत्तर दक्षिण में अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। आगे देखते हैं हिंद महासागर। तो सबसे व्यस्त महासागर कौन सा? अटलांटिक। सबसे बड़ा प्रशांत। हिंद महासागर एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है।
यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो यस आकार का अटलांटिक महासागर, और त्रिभुजाकार कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। आगे देखते हैं दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला है। आगे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। आगे देखते हैं पर्वत, माउंटेन। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी यानी ग्लेशियर्स कहा जाता है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशवत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत क्या होते हैं यानी कौन कौन से हैं? तो हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरी पर्वत श्रृंखला होती है भ्रंशोत पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, यह ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। आगे है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनने वाले पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वतों का उदाहरण हैं। आगे देखते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आगे देखते हैं भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक का इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर।
7 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से जुड़ी है, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। प्रायद्वीप यानी पेनिसुला स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। पाक जल संधि कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जलोढ़ निक्षेप इन नदियों के द्वारा लाई गई बहुत बारीक मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में डाल देती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर एक सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, जहां पर कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाली द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखते हैं राज्य एवं राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। गोवा की राजधानी पणजी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एंड गैरसैंण। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मेघालय की राजधानी शिलोंग। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मिजोरम की राजधानी आइजोल। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली दमन दीव की राजधानी दमन। दिल्ली की राजधानी दिल्ली। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। जम्मू और कश्मीर की राजधानी तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू में शीतकालीन। लद्दाख की जो है राजधानी लेह। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे।
तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।